जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। खान, कोई अगर मुझसे मिलने आए तो उसे मत बताना मेरा। अगर कोई आपका पूछे तो क्या बोलना है साहब? बोल देना यहाँ से घर छोड़कर चले गए। ठीक है साहब, जैसा आप बोलेगा हम वैसा बोल देगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे उमैर साहब से मिलना है। उमेर साहब तो चला गया, इधर से शिफ्ट हो गया है बीबी। शिफ्ट हो गए? जी कुछ पता है कहाँ गए? नहीं बीबी, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप कौन? शुक्रिया। ठीक है। तुम क्यों आई हो यहाँ? समझते क्या हो तुम अपने आप को? किसी से नहीं मिलोगे? यही तरीका है दोस्ती का? माँ, हम तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी, हम एक दूसरे के पाबंद नहीं हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारी नजर में हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह है? हाँ, हम अलग हैं क्योंकि हमारे दरमियान कोई तीसरा है। What? तीसरा? कौन है तीसरा? ये तो तुम बेहतर समझती हो। देखो मेर, ये तुम इल्जाम लगा रहे हो। ये सब कुछ तुमने खुद से सोचा है। तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी, तुम शक कर रहे हो मुझ पर। मैंने अपने वालिदैन की मुखालफत लेकर तुम्हें चाहा। मेरी माँ ने मुझे अपने घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ा। तुम्हारी वजह से हॉस्टल भी शिफ्ट हो गया। तो फिर अब क्या वजह है? अब क्या हो गया बताओ मुझे, मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम मुझसे पूछ रही हो। उसकी आंखों में ख्वाब किसी और के और हाथों में दामन किसी और का। क्या कहा तुमने? तुमने ही मेरे बारे में कहा है? हाँ, तुम्हारे बारे में कहा मैंने। बस कह चुके सब। निकालिए अपने दिल का सारा गुबार। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है उमैर कि तुम तो मोहब्बत करना ही नहीं जानते। तुम्हारे पास एतबार नहीं है। याद रखना, मोहब्बत हो या नफरत, दोनों के लिए एतबार की जरूरत होती है। जी आशिर, कुछ देर बाद जो मीटिंग होने वाली है मिस्टर दानियाल से, आपने प्रिपरेशन कर ली है उसकी? जी सर, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मेरी नज़र उस मकसद पर है जो हमारे इस प्रोजेक्ट की बुनियाद है। गुड। देखो आशिर, इस कंपनी से हमने 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवानी है। उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक नेक मकसद भी पूरा होगा। जी, इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करवाने का मेरा मकसद ही यही था और ये वक्त की ज़रूरत भी है। मत भूलना कि इसमें हमारा अपना भी फायदा है। नेक मकसद तो अपनी जगह। सर, मैंने ज़िंदगी से इतना सीखा है कि फ़ायदा वही है जो किसी के नुकसान के बगैर हासिल हो। एक बात याद रखना आशिर, अगर किसी को फायदा हो रहा होता है ना, तो साथ ही साथ किसी ना किसी को नुकसान भी हो रहा होता है। जी, ऐसा भी होता है सर, लेकिन आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। वेरी गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। गुड। दयाल साहब, मीट माय बिजनेस एनालिस्ट मिस्टर हाशिर। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि ये पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। दरअसल मेरे तो हज़ारों मुलाजमीन हैं, सबको याद रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बहरहाल हमने इनको इनकी सलाहियतों की वजह से अपने दफ्तर का हिस्सा बनाया है।
अच्छी बात है। वैसे भी जिंदगी का असूल है, जो अच्छा करता है उसे अच्छा सिला मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा भुगतना पड़ता है। मैंने भी गुजरते वक्त के साथ एक बात सीखी है सर, दौलत कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस दौलत से क्या खरीदते हैं। आइए जयनाल साहब, आइए प्लीज। प्लीज। आशिर, ब्रीफ द प्रोजेक्ट। जी दानियाल साहब, ये हमने लो कॉस्ट फ्लैट्स का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसके खरीदार मुतवस्सत तबके के लोग होंगे। हमने इस प्लान को शहर से खासा दूर प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी पोल्यूशन और एनवायरनमेंट का सामना हो हमारे लोगों को। इसके अलावा मेरे पास कुछ इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आप देख लीजिए और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है हम आपको ईमेल कर देंगे, और जब आप चाहेंगे मैं प्रेजेंटेशन देने आप ही जाऊँगा। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट पे अपनी टीम के साथ वर्कआउट कर लूँ एंड विद इन वीक मेरी कंपनी आपको रिप्लाई कर देगी। Oh, sure. Very well. क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। आज जिस कंपनी में मैं मीटिंग के लिए गया था वो वहां पहले से मौजूद था। वो कौन? वो जिसे मैंने घर से धक्के देकर बाहर निकाला था, आज मेरे सामने बिजनेस एनालिस्ट बना हुआ था। कंपनी के फायदे और नुकसान के बारे में राग गलाप रहा था। अच्छा, तो वो उस कंपनी में काम करता है? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो वहां मौजूद होगा। मेरे सामने बैठने की उसकी औकात नहीं थी। लेकिन क्या है कि बिजनेस में ऐसा होता है, क्या लोग अपनी वफादारियां बेचते हैं और दूसरों की खरीदते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसे कहीं तो जॉब करनी थी ना। नो वे, मैं क्यों सोचूं? उसको सोचना मेरा लेवल थोड़ी है। लगता है तुम्हें उस मुलाजिम से खास हमदर्दी है, इसलिए सुन के दुख हो रहा। नहीं, दुख मुझे सिर्फ आपके रवैये पे हुआ है। आप जैसा हसास इंसान दूसरे के बारे में ऐसा जुमला कैसे कह सकता है? ग्रेट। तो तुमने ये फर्क महसूस कर लिया ना कि उसके साथ नफरत की वजह सिर्फ तुम हो। जो भी है, आपने वादा किया था कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा? मैंने समझा नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे किया हुआ हर वादा निभाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर हाशिर और माहम के दरमियान ऐसा कुछ नहीं कि जैसा मैं समझ रहा था, तो वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बहुत जुल्म किया मैंने माहम के साथ। वो शायद मुझे माफ़ नहीं करेगी। अना परस्त तो वो भी है।
माहम, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ बेटा। आप क्यों परेशान हैं अम्मी? मैं ठीक हूँ। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बस ठीक ही हूँ बेटा, और क्या कह सकती हूँ। क्या हुआ आंटी, खैरियत तो है? कुछ परेशान है? अम्मी को मेरी फिक्र है। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको माहम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के आती हूँ। जी। माहम, तुमने कहा था कि कुछ बात बताना चाहती हो, क्या बात है? मैंने आपको एक मशवरा करने के लिए बुलाया था। मशवरा? कैसा मशवरा? हाशिर भाई, मेरे मोबाइल पर उमैर के पुराने नंबर से बार बार कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, तो तुमने कॉल रिसीव की? नहीं, मैं इसकी कॉल्स रिसीव नहीं करना चाहती, और मैं आपसे भी ये कहना चाहती थी कि आप उमैर की तलाश छोड़ दें, क्योंकि मुझे जिस उमैर की तलाश थी वो उमैर अब नहीं है। माँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बताना चाहता भी नहीं था। मैं मिला था उमैर से, और ना चाहते हुए भी मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया। उसके चेहरे पर नदामत सी उभर आई थी। छोड़ें आशिर भाई, मुझे उसकी नदामत से क्या करना जब उससे मेरा एतबार ही नहीं रहा। देखो माँ, मैं मानता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने एक बात महसूस की। उसका रवैया जो भी था, उसकी वजह तुमसे मोहब्बत ही थी। और मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। तुम एक बार उसका फ़ोन तो सुन लो। क्या पता वो मोहब्बत में तुमसे भी आगे निकल चुका हो। पछताने वालों के लिए दरवाजे पर नहीं करने चाहिए। तुम एक बार उससे बात तो कर लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पी जाओ। आंटी, एक्चुअली एक ज़रूरी काम से पहुँचना है मुझे। और माम, जो भी मैंने कहा है, ख्याल रखना उसका। क्या देख रहे हैं? जी नहीं पता। अफा जी कोई दामन नहीं है जो भर जाए। रिपोर्ट्स कब देंगे? रिपोर्ट्स तो यकीनन नेगेटिव होंगी। अपने दिल की तसल्ली के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। नेगेटिव क्या? आप देखो, अभी जहन पे दबाव ना डालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और ख़बर ये है कि ये माँ बनने वाली है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानियाल। प्रोग्राम में जरा तब्दीली हो गई है। सायरा फ्रांस से नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ जाएगी, और मैं भी जल्दी आ रहा हूँ। आप तो बेफिक्र रहिए, मैं खुद एयरपोर्ट से रिसीव कर लूँगा।
ओके। दानियाल खुश नहीं है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उनकी आंखों में उदासी है। लोग तो ऐसे मौके पे खुश होते हैं। दानियाल, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? दानियाल, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? इतने खामोश क्यों हैं? बताएं मुझे। वफा, आम हालात में ये खबर किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशी की खबर हो सकती है, मगर 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 क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो वफा, मेरी जिंदगी में जो खला था वो तुम्हारे आने से बोल हो गया। अब मेरी जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दानियाल, कोई रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है ये हर मियाँ बीवी की जरूरत होती है। ये एक अजीम खुशी है। वो मियाँ बीवी जिनकी जरूरत ये रिश्ता होता है, हम वो मियाँ बीवी नहीं है। हमारी जरूरतें कोई और है, मामलात कुछ और है। अभी हमें से बच्चे की जरूरत नहीं, बल्कि कभी भी नहीं होगी। मगर मुझे जरूरत है दानियाल, मुझे जरूरत है। नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे रही। मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, तुम्हें मेरे साथ देना होगा। डॉक्टर से बात? क्या बात करेंगे आप डॉक्टर के साथ? देखो, मैं ऐसे हालात में नहीं हूं वफा कि अन्य रिश्ता निभा सकूं। ना निभाने आप, ना निभाए रिश्ता मैं अकेले निभा लूंगी। कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं आपसे। मैं अपने और तुम्हारे बीच कोई किसी का भी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी और का वजूद? दानियाल, ये हमारे बच्चे का वजूद है। प्लीज ऐसा कोई फैसला मत करें जो मैं निभा ही ना सकूं। निभाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम किसी भी फैसले को मुस्तरद करने की पोजीशन में नहीं हो, और मैं तुम्हारे किसी भी इनकार का साथ नहीं दूंगा। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी।
माँ, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन मत बंद करना। उमैर, जो कहना है जल्दी कहो। हाँ, शायद माहम तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी नजरों को धोखा हो गया था, लेकिन माहम तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझे नहीं मालूम था। तो अब कैसे मालूम हो गया कि मैं अच्छी लड़की हूँ? मोहब्बत बदगुमान होती है, मगर मुझे इस बदगुमानी पर बहुत अफसोस है। हाशिर भाई तुम्हें बहन समझते थे और मैं क्या समझता रहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया उमैर, लेकिन शायद अब हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। तुमने जो मेरे बारे में सोचा, इसके बाद अब हमारे साथ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम एक जैसे ना होते तो इतने करीब ना होते। क्या जो लोग करीब होते हैं वो इस तरह से सलूक करते हैं जैसा तुमने मेरे साथ किया है? माहम प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज मेरी बात सुनो। रफीक साहब, ये फाइल आप एमडी साहब को जरूर दिखा लें, फिर फॉरवर्ड कीजिएगा। हाँ जरूर। अच्छा हाशिर, तुम्हें लगता है दानियाल हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा? जितना फायदा उस दानियाल को इस प्रोजेक्ट से होगा वो इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। भाई मुझे तो वो बड़ी गहरी सोच का आदमी लगता है, और वैसे भी पाकिस्तान में कई कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है। लेकिन मैंने जो दानियाल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है वो जरा मुख्तलिफ है। चंद साल पहले एक कंपनी में मैनेजर था और आज एक बिजनेस टाइकून। क्या बात है भाई हाशिर, तुमने तो उसके बारे में सारी रिसर्च करके रखी है। सर, दोस्त हो या दुश्मन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर रखनी चाहिए। और वैसे भी हम तो दानियाल के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं। ये तुमने बिल्कुल ठीक बात की। दुश्मन दोस्त बने ना बने, लेकिन दोस्त को दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। जिस प्रोजेक्ट को हम दानियाल के साथ शुरू कर रहे हैं वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि दानियाल के नज़दीक इंसानी हमदर्दी की कोई अहमियत नहीं है। उसे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आया है, इसलिए वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। भाई जो भी हो हाशिर, दानियाल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर तो रहा है, और अब उसकी जाती दिलचस्पी से हमें क्या लेना देना। जी चलो मैं ये फाइल चेक करके एमडी साहब को दिखाता हूं, ठीक है? ये तुम क्या सोचती रहती हो? देखो, तुम ऐसे ख्यालात को जहन से निकाल दो जिसका कोई नतीजा ना हो। मैं इस ख्याल को अपने जहन से नहीं निकाल सकती दानियाल। तो फिर खुद को बदलो, क्योंकि मैं जरा बराबर भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं। आपको समझ क्यों नहीं आता? माँ बनना मेरा हक है। वफा, मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिश और हक का अंदाजा है। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैं पूरी जिंदगी इस फ्लैट में छुप कर रह लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कैद करने का सोच भी नहीं सकता। बस तुम्हें वैसे रहना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है दानियाल, क्या मेरे एक बच्चे के आने से तंग हो जाएगी? दुनिया में आने वालों के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन जहां तक मेरी जिंदगी का ताल्लुक है तो सॉरी वफा, वो बहुत तंग है। उसमें तुम्हारे बच्चे के लिए जगह नहीं है। मैं मजबूर हूं, और अब तुम्हें यह भी सोचना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद में आने वाली तब्दीलियों को ज़माने के सामने कैसे लाओगे। कौन जानता है कि तुम शादीशुदा हो? ये बच्चा
तुम्हारे लिए बदनामी का सबब बन सकता है। जिससे मोहब्बत हो उसे खो जाने का डर सा लगा रहता है। मुझे माम से इतनी मोहब्बत है, इसका अंदाज़ा उसके बिछड़ जाने के बाद ही हुआ। और तुम्हारे इस अंदाजे में माम को किस कदर तकलीफ से गुजरना पड़ा, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम। सच पूछो तो ये मुझे बाद में ही एहसास हुआ। ताल्लुक़ में एतबार ही वो सलूक है जो ताल्लुक़ को ज़िंदा रखता है। तुमने माम पे जो इल्ज़ाम लगाया, जो बहतान लगाया, उससे तो वो बेचारी टूट कर ही रह गई। मैं अपनी गलती पर पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ माम से, तो वो मेरी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रही। कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो उस पर माफ़ी के दरवाजे तो नहीं बंद करते ना। मैं किससे कहूँ कि मैं नादम हूँ? आप प्लीज़ कुछ करें मेरे लिए। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ माम से बात। मेरी बात बहुत मानती है वो। देखो, अब डॉक्टर के सामने ऐसा चेहरा मत बना लेना, वो समझेगी कि मैं सब कुछ ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। ये ज़बरदस्ती ही तो है। फिर वही बात वफा, फिर वही बात। देखो, हम दोनों जिस वक्त से गुजर रहे हैं, इस वक्त हम बेबी को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से सोचते हैं, जैसे कि मैं तो कुछ हो ही नहीं। तुम तो सब कुछ हो, इतना कुछ हो कि मुझे तुम्हारे होते हुए किसी शय की जरूरत महसूस नहीं होती। आप भी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मैं एक माँ भी हूँ। जो आप कर रहे हैं वो एक माँ का कत्ल होगा। वफा जिंदगी को ऐसे नहीं सोचते और ना ही ऐसे गुजारते हैं। थोड़ा थोड़ा जिंदगी को जीना चाहिए। बहुत सारी जिंदगी एक साथ नहीं जीनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराहट रखो चेहरे पे यार, कम ऑन। पहुंचने वाले हैं हम वहां। माशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा महीना है। डॉक्टर साहब, आप शायद फोन पर मेरी बात समझी नहीं थी। क्या समझाना चाहते हैं बताइए। डॉक्टर साहब, अभी हम ये बच्चा नहीं चाहते। हमारे हालात ऐसे नहीं, आप समझ रही हैं। मैं ये सब नहीं करती, और जिस पोजीशन पर इनका बेबी है उसे अबॉर्ट करने से इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और मैं मरीजों की जान से नहीं खेलती। देखो वफा, मैंने तुमसे ये ताल्लुक बहुत गैर मामूली हालात में कायम किया है, और तुम इसको बहुत आम अंदाज में ले रही हो। बहुत की शराइत को भी भूल रही हो। आपने मुझे मुश्किल से निकाला है, लेकिन इस मुश्किल में भी आप ही मुझे धकेल रही हो। हाथ होगी है वफा, जो अभी आया नहीं वो सब कुछ हो गया, और जो सामने है वो कुछ भी नहीं। आपको अपनी मर्जी की खातिर इस बात की परवाह नहीं है कि सारे प्रोसेस में मेरी जान जा सकती है। एहसास है आपको? कोई नहीं मरेगा, किसी को कुछ नहीं होता।
डॉक्टर ने सिर्फ खदशा जाहिर किया और बस। मेरी बात भी सुन लें आप दानियाल, ये एक नहीं 2 जिंदगियों का सवाल है और हमारे मुआहदे में जान लेने और जान देने की कोई शर्त नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे मजनू का बुरा हाल है। वो मेरा मजनू होता तो इस तरह मुझ पर शक न करता। देखो, वो तुम्हारी खातिर अपने वालिदैन से टकरा गया, अपना घर छोड़ दिया। ऐसा वही करता है जो बहुत मोहब्बत करता हो। लेकिन उसने मुझ पर शक किया। अरे भाई, प्यार करने वाले थोड़े बदगुमान भी होते हैं। सॉरी हाशिर भाई, लेकिन मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं इसको कह देता हूँ कि तुमने इनकार कर दिया है और सारा ताल्लुक खत्म कर दिए, ठीक है? हाशिर भाई। अरे भाई बोलो, मुझे उसे जवाब देना है। अच्छा ठीक है, मैंने उस बदतमीज को माफ कर दिया। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? मुंह क्यों बनाया हुआ? इस घर में किसको परवाह है मेरी? ना अम्मी को कोई ख्याल है, ना ये आपको कोई परवाह है। ऐसा क्या हो गया माँ? हम ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ, ये किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए? आप इस घर को बचाने की जंग लड़ रही हैं, लेकिन इसमें रहने वालों के लिए कुछ नहीं सोचा है आपने। क्या सोचना चाहिए? हाँ, क्या सोचना चाहिए? तुम खुद ही बता दो। यही कि जिस तरह से हाशिर भाई को आपने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ, हम उमैर की अम्मी ने राजी होने के लिए जो शराइत रखे हैं ना, वो हम मंजूर नहीं कर सकते। अगर उमैर की अम्मी ने मना कर दिया तो बस बात खत्म, मेरी लाइफ का दी एंड हो गया। तो तुम क्या चाहती हो? जो सोच रही हो वो सीधा सीधा बोलो, क्या चाहती हो? मैं उमैर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? अगर उसके वालिदैन राजी नहीं है तो कैसे? अगर उसके पेरेंट्स एग्री नहीं करते तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तो फिर मेरी भी बात सुन लें, मैं और उमैर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे, कहीं तो से ढूंढ लेंगे। मेरी बहन, मुझसे खफा ना हो। मैं उमैर के अम्मी अब्बू के डिमांड्स पूरे कर दूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। मैं नहीं चाहती तुम एक कांटों भरे रास्ते पे चलो। खून के रिश्ते भी अजीब होते हैं, आदमी के खून पर ही पलते हैं। जो प्यार करता है उसका लहू चाटते हैं,
मैं खुद जिस मुकाम पर आकर खड़ी हो चुकी हूँ, अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं, मगर उसके निभाने का भी तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरी शादी एक राज है जो दानियाल और मेरे बीच में है। काजी और गवाह भी दानियाल ने अपने मुलाजमों को ही बनाया, जो शायद अब इस शादी की गवाही भी दानियाल की मर्जी के बगैर नहीं देंगे। अम्मी और माहम पर जब ये राज खुलेगा कि मैं शादी कर चुकी हूँ तो कितनी कयामत आएगी। और अब इस बच्चे को मैं कहाँ छुपाऊं? इसका कत्ल मैं कैसे रोकूं? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।